है कि विषयों के साथ इस प्रकार विदेश नीति का निर्माण हो कि वे मूल सिद्धांत चलें और वो निरंतरता के साथ उसमें परिवर्तन को भी स्वीकार किया जा सकते हैं। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों की जहाँ तक बात है, भारत ने अपनी विदेश नीति के निर्माण में घरेलू कारकों को भी ध्यान रखा है, उसके साथ वैश्विक जो परिस्थितियाँ हैं उसमें होने वाले परिवर्तनों को भी सहज रूप में स्वीकार किया है। अब मोटे रूप से देखें तो भारतीय विदेश नीति के कुछ आधारभूत सिद्धांत है, जैसे गुटनिरपेक्षता। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक नए युग का सूत्रपात भारत में हुआ। दो गुटों के मध्य तनाव की स्थिति पनपी और तनाव इतने स्तर पर पहुंच गया कि जिसको अपन चरम परिणति कह सकते हैं। इसी बीच शीत युद्ध का परिवेश पनपा। विश्व दो गुटों में विभाजित हुआ। एक गुट का जो नेतृत्व था वो पूंजीवादी गुट कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश कर रहे थे। परस्पर उनके बीच में संघर्ष की स्थिति थी। भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहते हुए अपनी अलग रीति नीति का सहारा लिया और दोनों गुटों से एक समदूरी सिद्धांत का पालन करते हुए गुट निरपेक्षता की नीति का गुट निरपेक्ष विदेश नीति को अपनाया और उसमें किसी भी गुट के साथ अपने आप को संश्लेषित या संलग्नित नहीं किया। और भारत का इस संदर्भ में मानना है कि यह भारतीय दर्शन और परंपरा के अनुकूल व्यवस्था है। दूसरा, भारतीय विदेश नीति के दर्शन को देखा जाए तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम और एकल विश्व की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। बौद्ध और जैन धर्म में शांति विषयक विचारों को 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के अहिंसक सत्याग्रह के विचार को भारतीय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय दर्शन में उद्धृत शांति के इस सिद्धांत को सन 1954 में उस समय औपचारिक मान्यता प्रदान की गई जब भारत और चीन के मध्य पंचशील सिद्धांत की घोषणा की गई। वास्तव में ये समझौता भारत और चीन के मध्य तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार संबंधी सिद्धांत निर्धारित करने के लिए किया गया था। ये पंचशील सिद्धांत इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर करना, परस्पर अनाक्रमण के सिद्धांतों का पालन करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर मित्रता की भावना को बनाए रखना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास करना। पंचशील सिद्धांत का प्रयोग बौद्ध साहित्य में अंतर्गत मिलता है, जिसका अर्थ होता है अच्छे आचरण के 5 सिद्धांत। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यदि विभिन्न देश इन 5 सिद्धांतों के आधार पर अपने पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करेंगे तो विश्व में विद्यमान अनेक समस्याओं को सरलता से हल किया जा सकेगा। 1962 में चीन के आक्रमण के पश्चात इस सिद्धांत के बारे में कटु आलोचनाएं भी हुई, परंतु आज भी तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद पंचशील का स्थान भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारत की विदेश नीति के निर्माताओं ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध उसके लिए आस्था का विषय रहा है। भारत स्वयं लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पीड़ित रहा, इसलिए उसने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के प्रत्येक रूप का विरोध किया है और एशिया और अफ्रीका के पराधीन राष्ट्रों के स्वतंत्रता संग्राम का खुले दिल से समर्थन किया। नेहरू की अंतरिम सरकार बनते ही ये निर्णय लिया गया कि भारतीय सैनिकों को जिन्हें अंग्रेज सरकार ने फ्रांस या नीदरलैंड्स के उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए भेजा था, वापस बुला लिया जाए। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है कि उपनिवेश की जनता के आत्मनिर्णय का अधिकार माना गया। भारत का विश्वास था कि पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्रता से वंचित रखना मानव अधिकारों की अवहेलना है और इससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जन्म होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद समाप्त हो चुका है, तो ये प्रश्न उठता है कि भारत की विदेश नीति में इस सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता रह गई है। भारत के दृष्टिकोण से यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि भारत सहित एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में नव उपनिवेशवाद के नए हथियार का प्रयोग किया जा रहा है। अतः भारत विकासशील देश के हित में
इस सिद्धांत को अपनी विदेश नीति का प्रमुख रूप से पक्ष रखता आया है। नेक्स्ट अगर देखें तो भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं में या सिद्धांतों में भारत इस बात में विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य किसी न किसी मुद्दे पर विवाद समय समय पर उभरते रहते हैं। एक भी राष्ट्र के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुलझाना के लिए केवल दो ही उपाय होते हैं, जो समस्या है उसका शांतिपूर्ण समाधान हो या युद्ध का मार्ग अपनाया जाए। इतिहास में छोटे बड़े राज्यों के बीच जब भी कोई विवाद हुआ, मुख्यतः युद्ध के द्वारा उसका निर्णय लिया गया। परिणाम यह होता है कि विजय देश पराजित देश पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध, जिसका प्रभाव समस्त विश्व पर परिलक्षित हुआ, और युद्ध के उपरांत मुख्यतः वर्साई संधि, जिसने भविष्य का एक अन्य युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी, जिसके फलस्वरूप दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। युद्ध की भयावहता के परिणामों को देखते हुए समस्त विश्व में ये विचार तेजी से प्रसारित हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण इसी सिद्धांत की पूर्ति हेतु हुआ। भारत के संविधान निर्माताओं ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर भी मुख्य रूप से ध्यान दिया। अतः इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में यह वर्णित किया गया कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने का प्रयत्न करेगी। इसके साथ साथ भारतीय विदेश नीति का यह भी सिद्धांत है कि भारतीय विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर उसकी जो विशिष्ट एजेंसियां हैं उसमें उसका हमेशा प्रभावी ढंग से सदस्य रहा है, सक्रियता उसने निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संबंधी विचार और सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता सदैव अतुलनीय रही है। पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रगतिशील उपायों का समर्थन किया है। भारत कई बार सुरक्षा परिषद का जो है वो अस्थायी सदस्य रह चुका है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के हित में महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है। सन 1950 के दशक में भारत ने कोरिया के युद्ध में एक चिकित्सा दल की सहायता हेतु भेजा था। युद्ध समाप्ति के बाद वापसी के कार्य में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए जा रहे शांति स्थापना के प्रयासों का भरपूर सहयोग और समर्थन किया। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण को सफल बनाने के लिए भारत की अहम भूमिका रही है। भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत या एक विशेषता ये भी कही जा सकती है कि भारत की विदेश नीति गुजराल सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे गुजराल सिद्धांत भारत की उस विदेश नीति की अभिव्यक्ति है जिसे देवेगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल ने तैयार किया था। सन 1996 में तैयार हुए इस सिद्धांत का सार यह है कि दक्षिणी एशिया के सबसे बड़े देश होने के नाते भारत उपमहाद्वीप के पड़ोसी देशों को स्वेच्छा से कुछ रियायतें प्रदान करे, जिससे विभिन्न देशों की जनता के बीच पारस्परिक संबंधों को प्रगाढ़ करने को बल मिले। इसमें विशेषकर भारत और पाकिस्तान की जनता को सीधे संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया ताकि एक सकारात्मक माहौल का निर्माण कर आपसी मतभेदों को आसानी से सुलझाया जा सके। गुजराल डॉक्ट्रिन एक शालीन भारतीय विदेश नीति का प्रतीक है और उसके साथ साथ एक अच्छे पड़ोसी और बड़े भाई की नीति का भी प्रतीक है। नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं की बात की जाए तो भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, लेकिन परमाणु शक्ति का उपयोग रचनात्मक और शांतिपूर्ण समाधान के लिए हो, सुरक्षात्मक रूप से हो। मई 1998 में तत्कालीन भारत सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण संपन्न कराए गए। ये कार्य अत्यंत गोपनीय तरीके से किया गया। 13 मई 1998 को सफल परीक्षण के पश्चात भारत ने स्वयं को परमाणु संपन्न राज्य घोषित कर दिया। इसी संदर्भ में भारत ने परमाणु शस्त्रों का पहले प्रयोग न करने, नो फर्स्ट यूज को अपनी परमाणु नीति का मुख्य आधार घोषित किया। इस सफल परीक्षण के उपरांत विश्व के कई
राष्ट्रों ने भारत पर अनेक तरह के प्रतिबंध आरोपित किए, जिसका भारत ने साहसपूर्वक सामना किया और वैश्विक स्तर पर अपने परमाणु नीतियों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया। यहाँ ये भी याद रखना होगा कि भारत ने न केवल 1968 में परमाणु अपसार संधि NPT पर हस्ताक्षर किए और न ही 1996 के व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर स्वीकृति दी, क्योंकि भारत का मानना है कि इन दोनों संधियों का मूल भावना ही पक्षपातपूर्ण है। भारत ने अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों के रूप में इस कथन पर अब भी कायम है। जहाँ तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय विदेश नीति की बात की जाए तो भारत की विदेश नीति निरंतर बदलती हुई विदेश नीति कही जा सकती है, और बदलना भारतीय विदेश नीति की एक समय की आवश्यकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति एक गत्यात्मक विदेश नीति है। भारतीय विदेश नीति ने स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के आलोक में अपने को गत्यात्मक प्रवृत्तियों का धारण करने वाली विदेश नीति के रूप में परिचय दिया। गुटनिरपेक्ष और पंचशील के मूल सिद्धांतों पर जिस ठोस स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना की गई थी, उसे केंद्र में रखकर आवश्यक और अनिवार्य जो परिवर्तन किए जाने थे भारत सरकार ने किए। उदाहरण के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में गुटनिरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे तो शीत युद्धोत्तर विश्व में पुनर्स्थापित हो गया और भारतीय विदेश नीति ने इस चुनौती के अनुकूल परिवर्तन हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय विदेश नीति की प्रवृत्तियों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण परिवर्तन सन 1962 में भारत चीन युद्ध के उपरांत देखा गया। ये परिवर्तन रक्षा कूटनीति के समावेश के रूप में किया गया। इसी क्रम में भारत ने अपनी सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के प्रयास भी किए। सन 1971 की भारत सोवियत संघ शांति मित्रता संधि और 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण ने उन्नत और नवीन तकनीक को भारतीय विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर परिभाषित किया। इसके अलावा खाड़ी युद्ध के दौरान एवं सोवियत संघ के पतन के बाद भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति का अनुसरण किया, जिसके उपरांत भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत किया। परिणामस्वरूप भारतीय कूटनीति की प्रकृति ने अब तक राजनीतिक से आर्थिक स्वरूप धारण कर लिया। इस काल में भारत अफ्रीका संबंधों में सुधार, लैटिन अमेरिकी देशों के साथ विशेषकर तेल सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयत्न, आसियान और एशिया प्रशांत आर्थिक समुदाय के साथ आर्थिक संबंधों की स्थापना का भी उल्लेख किया। वैश्विक स्तर पर इसी अवधि के दौरान नाफ्टा और बिम्स्टेक जैसे संगठनों की स्थापना हुई, जिन्होंने भारत के आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान की। इसी चरण की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की सुदृढ़ता के लिए पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी को भारतीय विदेश नीति की मुख्य भूमिका प्रदान की। 21वीं शताब्दी में भारतीय विदेश नीति के कई नवीन और मौलिक बिंदुओं को धारण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के साथ लेकर G4 नामक समूह का निर्माण कर अपनी दावेदारी के लिए प्रयत्न किया। आज लुक ईस्ट पॉलिसी को लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में परिणत किया गया। आज के इस वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा सुरक्षा के सभी देशों की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों के रूप बन चुका है। भारत ने भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शेष विश्व के साथ उत्पन्न गतिरोध को तोड़ते हुए सन 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और भारतीय विदेश नीति को और अधिक बहिर्मुखी बनाने में मदद की। आज भारत MTCR, ऑस्ट्रेलिया समूह, वासेनार समूह का सक्रिय सदस्य बन चुका है, जो उसके परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। इसके साथ ही बदलते वैश्विक परिदृश्य में शेष विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ भारत ने अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक भारतीय विदेश नीति लगातार परिवर्तित हो रही है, आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा रही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को एक सुदृढ़ स्थान प्रदान करती आई है।